आज हम बात करने वाले हैं संविधान की एक बहुत ही खास शक्ति के बारे में। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आखिरी सुरक्षा कवच जैसी होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपातकालीन प्रावधानों की। अच्छा, कभी सोचा है कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी खुद को बचाती कैसे है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, क्योंकि एक तरफ तो हमें चाहिए तेज और निर्णायक एक्शन और दूसरी तरफ है हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत। इनके बीच का जो तनाव है, उसी में इसका जवाब छिपा है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमारे संविधान ने खुद दिया है। संविधान के भाग 18 में आर्टिकल्स 352 से 360 तक इन्हीं इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अब ये हैं क्या? देखिए, ये बेसिकली एक संवैधानिक टूल है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा, स्थिरता या फिर फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर आए किसी भी बड़े खतरे से निपटने की ताकत देता है। आप इसे एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वाल्व समझ सकते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि संकट के लिए यह शक्ति आखिर है क्या। क्योंकि ये कोई एक अकेली शक्ति नहीं है, बल्कि अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। मोटे तौर पर हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीरियस वाली इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी, जिसका जिक्र हमें मिलता है आर्टिकल 352 में। अब सवाल ये उठता है कि इसे लगाया कब जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए वजह एकदम साफ है। या तो युद्ध हो, या कोई बाहरी हमला हो, या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए। लेकिन इसके जो असर होते हैं वो बहुत ही गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं। जरा सोचकर देखिए, केंद्र सरकार की ताकत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। यहां तक कि लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 19 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो ऐसा 3 बार हुआ है। 1962 में जंग के दौरान, 1971 में बाहरी आक्रमण की वजह से और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर, जिसे हम इंटरनल इमरजेंसी के तौर पर जानते हैं और जो आज भी काफी विवादास्पद मानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तरह की इमरजेंसी पर। इसे ज्यादातर लोग प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं और इसका जिक्र है आर्टिकल 356 में। तो ये कब लगता है? ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। आसान शब्दों में कहें तो जब राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम ना कर पा रही हो। और जब ये लागू होता है तो क्या होता है? प्रेसिडेंट उस राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते हैं। वहां की विधानसभा को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या भंग, और गवर्नर प्रेसिडेंट के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये वो इमरजेंसी प्रोविजन है जिसका भारत में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। और इसी वजह से ये हमारी राजनीति में एक बहुत ही अहम और अक्सर एक बहुत डिबेटेड टॉपिक रहा है। अब आते हैं हमारी लिस्ट में तीसरे और आखिरी टाइप पर, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। इसका जिक्र है आर्टिकल 360 में। ये तब लगाया जाता है जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट पर कोई गंभीर खतरा मंडरा रहा हो, और इसके असर भी काफी सीरियस होते हैं। केंद्र सरकार राज्यों के फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल कर सकती है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी जा सकती है और राज्यों के बजट को पास होने के लिए भी प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। क्या लगता है ये कितनी बार लगी है? जवाब है 0। आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगाई गई है। तो अब तक हमने देखा कि ये शक्तियां कितनी बड़ी और पावरफुल हैं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इनके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाए? और यहीं पे एंट्री होती है सेफगार्ड्स की, यानी उन सुरक्षा उपायों की जो इस पावर पर लगाए गए हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, पावर का गलत इस्तेमाल खुद डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए पावर और राइट्स के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और ये काम करते हैं हमारे संवैधानिक सेफगार्ड्स। खास तौर पर 1975 की इमरजेंसी के बाद जो सबक मिले, उन्होंने इन सेफगार्ड्स की जरूरत को और भी पक्का कर दिया। और ये स्लाइड एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, पहले क्या था? ओरिजिनल प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसे बदल दिया। अब इमरजेंसी की घोषणा सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही हो सकती है।
ये एक छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। एक और बहुत जरूरी सेफगार्ड हमारे अधिकारों से जुड़ा है। हमने बात की थी कि आर्टिकल 19, जिसमें हमें बोलने की आज़ादी वगैरह मिलती है, वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो ऐसे अधिकार हैं जो इमरजेंसी में भी सुरक्षित रहते हैं। आर्टिकल 20 जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है, और आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता। तो कुल मिलाके 44वें संशोधन ने कई मजबूत गार्डरेल्स लगा दिए, जैसे कि इमरजेंसी की घोषणा को 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा, प्रेसिडेंट इसे कभी भी वापस ले सकते हैं, और जैसे कि हमने अभी देखा, आर्टिकल 20 और 21 की सुरक्षा हमेशा हर हाल में बनी रहेगी। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं फाइनल टैली पर, मतलब अब तक जो भी हमने समझा उसका एक क्विक रिकैप। ये टेबल सारी कहानी को एकदम साफ कर देती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, हाँ, इस्तेमाल हुई है। स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, हाँ बिल्कुल, और कई बार इस्तेमाल हुई है। और आखिर में फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, नहीं, आज तक कभी नहीं। तो ये हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर, और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी देश ये कैसे तय करे कि जो उसका आखिरी सुरक्षा कवच है, कहीं वही उसका सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढना और इस संतुलन को बनाए रखना शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है।